नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्रांति बैच प्री 2025 का हमारा लक्ष्य है और उस बैच के अंदर ये लेक्चर नंबर है दोस्तों 34। आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 34 है। टॉपिक जो चल रहा है, सब्जेक्ट जो चल रहा है वो उसमें इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये लेक्चर नंबर 4 2025 अपडेटेड फुल आपको फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। और आज एक बड़ा ही खास टॉपिक हमें इस लेक्चर में जो शुरू करना है दोस्तों, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। यहाँ पर कायदे से संबंध की जगह संबंधित होना चाहिए था, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो फैक्ट्स हैं जो प्री 2025 के नज़रिए से हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आज हम देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर कोई हल्का मद्दा टॉपिक नहीं है और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है फैक्ट्स को ढूंढ के निकालना और फैक्ट्स को अपडेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो जब इस लेक्चर की शुरुआत होगी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर स्लाइड्स बना के लाया हूँ अलग से स्पेशली, ताकि आप खुद भी अवेयर हो सकें इस टॉपिक के बारे में। और एक ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ेंगे हम जो डिस्कस नहीं करेंगे। और क्रांति बैच इसी वादे के साथ हमेशा कार्य करता है। और दोस्तों, जो एक बड़ा ही कॉमन सा मंत्र है जो मैं हमेशा आप सभी के समक्ष उसका उच्चारण करता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स की बीमारी का इलाज ढूंढना है और आप ये समझ रहे हैं कि केवल क्रांति बैच देख लेंगे, काम चोरी कर लेंगे, कम समय में काम हो जाएगा तो हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि 2 दवाइयां हम रेकमेंड करते हैं, क्रांति बैच उसमें से एक दवाई है, परंतु जो दूसरी एक और दवाई है वो है आपके लिए जो सेल्फ स्टडी का प्लान बनाया जाता है, जिसके अनुसार आपको घर बैठकर जो किताबें, जो सोर्सेज हम बताते हैं, उससे आपको अपना फैक्चुअल डेटा मजबूत करना होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो क्रांति बैच केवल और केवल आपके 100 प्रश्नों में से 15 से 20 ऊट पटांग प्रश्नों को डील करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि कभी कभार लोगों के फैक्चुअल पोर्शन ऑलरेडी मजबूत हैं 2-2 साल से, 3-3 साल से, लेकिन उसके बावजूद भी 100 में से 80 क्वेश्चन जो सही करने होते हैं उसमें से गाड़ी 60-65 पर आके अटक जाती है, 15-20 क्वेश्चन कम रह जाते हैं। तो उनको डील करने के लिए ये बैच आपके सहूलियत के लिए जो है बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हम कहानी जिससे पहले की शुरू करें, आप यहाँ पर साफ कुछ बातें जो है देख लीजिए, जिनके बिना इस लेक्चर को शुरू करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि एक समझदार इंसान वो है जो पकी पकाई चीज़ें केवल पढ़े ना, बल्कि उसके पीछे की जानकारी को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक प्रश्न जो है आपके लिए इधर डिज़ाइन किया है। प्रश्न क्या कहता है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित कितने साल पुराना डेटा याद करना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि जो एग्रीकल्चर का टॉपिक होता है उससे संबंधित हमें कितने साल पुराना डेटा याद करना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर का टॉपिक होता है दोस्तों, वो 2 जगह पर आता है। एक वो भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में आता है और एक वो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी में भी आता है। तो आप उसको किसी के नाम के अंडर में भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब कृषि से प्रश्न आते हैं तो वो ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत के भूगोल से संबंधित कृषि से प्रश्न आएंगे तो कृषि के प्रकार पूछ लेगा, कौन सी कृषि कैसी होती है, कृषि की तकनीक, वो भारत भूगोल से संबंधित हो गया। लेकिन कृषि से संबंधित जो रैंक्स होती है, जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, जो हमको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फंसा देता है, तो वो सेक्शन आपका इकोनॉमी के अंडर में कवर होता है। तो कितने साल पुराने हमको डेटा याद करना है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, आपको 3 साल पीछे तक का डेटा याद करना है। अगर 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हो तो आप सभी 2025 का प्रीलिम्स देने जाएंगे, तो 2025 का प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हो तो
2024, 2023 और 2022 ये 3 साल के फैक्ट पता होने चाहिए। और ये चीज़ मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग से इसके लिए स्लाइड बनाई है। और बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं, उनको लगता है हम 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो हमको फैक्ट 2025 के पता होने चाहिए। भाई तुम 2025 का केवल पेपर देने जा रहे हो, 2025 ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। और इनफैक्ट फरवरी में जो पेपर देने जा रहा है वो बस नाम का ही 2025 है, क्योंकि 2025 कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से, जो वित्तीय वर्ष होता है। तो कायदे से आपको पिछले जो 3 साल होते हैं, इनफैक्ट वो 2024 का भी डेटा कम ही पूछेगा आपसे, 30-40% उसका ज़्यादातर फोकस रहेगा 23 और 22 वाले पर, समझ रहे? जब आप 2024 का पेपर देने गए थे तो उसने ज़्यादातर क्या टारगेट किया? 23, 22 और 21 को उसने टारगेट किया। जब आप 2026 का पेपर देने जाओगे तो वो 25, 24 और 23 को टारगेट करेगा। तो पिछले जो 3 साल निकल के गए हैं उनका डेटा आपको पता यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैंने एक स्लाइड आपके लिए और बताई है, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस आज के जो है देखेंगे फैक्ट्स। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? कृषि से संबंधित फैक्ट्स का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करती है समस्या। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल आंसर आपके पास होना चाहिए कि आप चाहे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, आप चाहे एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, या आप एग्रीकल्चर की फील्ड में ही कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑल ओवर इंडिया कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, और अगर आपको एग्रीकल्चर के सारे लेटेस्ट फैक्ट जो है पता है, तो उसका सबसे अच्छा सोर्स दोस्तों क्या है? सबसे पहला है इकोनॉमिक सर्वे, जिसे हम हिंदी में आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला। आई होप कि इतनी बात आप सभी को पता है कि अगर आप अभी फ़िलहाल कौन सा ईयर चल रहा है, ये 2024 चल रहा है। 2024 में आज तारीख है 19 नवंबर जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 19 अब देखो 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो हमारे पास ऑलरेडी 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, वो आ चुका है दोस्तों। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो हमेशा बीते वर्ष के लिए होता है, यानी कि वर्तमान में जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण हमारे पास उपलब्ध है ये किस वर्ष से संबंधित है? ये 2023 से 2024 वाले वर्ष से, या जो पीछे जो वर्ष निकल के गया है ये उससे संबंधित है। और मेरी एक बात और सुनना, एक बात बहुत ध्यान सुनना, ये बेसिक जानकारी नहीं है लोगों के पास। तो आर्थिक सर्वेक्षण आपने लेटेस्ट वाला उठा लिया, लेटेस्ट वाला आर्थिक सर्वेक्षण भी कौन से वर्ष से संबंधित है? 2023। तो अगर 2023 से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण है ना, तो उसमें कई दफा वो 2022 का डेटा देता है। मतलब बाय डिफॉल्ट तुम बैठे हो 2024 में, लेकिन लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे भी जो होगा तुम्हारा वो 2023 वाला होगा, और 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में भी वो काफ़ी सारा डेटा 2022 का शामिल करेगा। तो आपको आंसर उम्मीद करता हूँ अब मिल गया हो कि 2022 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर बन जाता है फैक्चुअल डेटा के लिए, खास तौर पर कृषि की फील्ड में। इकोनॉमिक सर्वे में तुमको ये सारी रैंकिंग वगैरह मिलती है, किस स्टेट की क्या रैंक चल रही है, किस फसल में क्या रैंक चल रही है, सारा मामला उसमें होता है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं साहब हम तो 2024 वर्ष में बैठे हुए हैं, हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष का है, और उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में भी और पुराने वर्षों की बात कर रखी है, हमें तो साहब वर्तमान वर्ष की जानकारी चाहिए जितना लेटेस्ट हो सके, तो आपको क्या करना है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो है, इनकी एक वेबसाइट है agriwelfare.gov.in। अगर आप गूगल पर इसको टाइप करते हो तो इस वेबसाइट पर जाके इनका जो होम पेज होता है ना, वहाँ पर एक सेक्शन दे रखा होता है ऊपर, जिसका नाम होता है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। उस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर कृषि संबंधित काफ़ी सारी रिपोर्ट देखने को मिलेंगी, और वहाँ से ऑथेंटिक डेटा आता है। कभी भी कोई उस आंसर को गलत बोल ही नहीं सकता है। समझ में आ गई? तो जानकारी उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँच गई है, क्योंकि आप बड़े एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो। आपको आंख बंद करके तैयारी करने की बजाय जानकार होकर तैयारी करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों आज लेक्चर नंबर 34 पर पहले फैक्ट की ओर चलते हैं।
इंग्लिश वालों को भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जब हम हैं तो इंग्लिश में तो चिंता करिएगा नहीं। क्या बोला गया है? ये जो मैं पहला प्रश्न आपको बता रहा हूं ना, ये प्रश्न पता है कहां से निकाला गया है? इस वर्ष का जो केंद्रीय बजट रहा है ना, यूनियन बजट, इस वर्ष का जो केंद्रीय बजट रहा है, यूनियन बजट, कौन से वर्ष वाला? 2024-25 वाला। ये फैक्ट वहां से निकाला गया है पिछले 5 वर्षों के दौरान। और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सतर्क होकर आज के लेक्चर को अटेंड करना, बहुत डेटा का खेल होगा, बहुत अटेंटिवली, और मैं बहुत जोर दूंगा हर एक चीज पर। पिछले 5 वर्षों के दौरान, यानी कि इन लास्ट 5 ईयर्स, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो भारतीय कृषि का जो क्षेत्र है, इंडियन एग्रीकल्चर का जो एरिया है, उसमें प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उसका आंसर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, मतलब एक स्टेटमेंट है वहां पे लिखा हुआ है। तो प्रति वर्ष 4.8% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। और ये जो 4.18% है ना दोस्तों, ये एवरेज निकाला है पिछले 5 वर्ष का। ये क्या निकाला है? एवरेज निकाला है पिछले 5 वर्ष का। हो सकता है कि बीते जो 5 वर्ष निकल के गए हैं, तो किसी साल तो 4.18 से भी ज्यादा का वृद्धि हुई थी, इंक्रीमेंट हुआ था, और किसी वर्ष बहुत ज्यादा कम इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन अगर मैं पिछले 5 वर्षों में कुल कृषि क्षेत्र में, टोटल एग्रीकल्चर एरिया में जितना भी वृद्धि हुई है, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 5 वर्ष का, अगर मैं इकट्ठा कर लूं और उसका औसत निकालूं, तो प्रति वर्ष 4.18% का भारतीय कृषि में पिछले 5 सालों के अंदर हर साल 4.18% का औसत इंक्रीमेंट आया ही आया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट बन जाता है, क्योंकि एमपीपीएससी को पुराना डेटा पूछना पसंद है, और ये पुराने समय और वर्तमान समय दोनों से संबंधित है। और चूंकि बजट में आया हुआ है तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों अगली जो स्टेटमेंट है, यहां पर गौर फरमाइएगा, कौन से वर्ष को टारगेट किया गया है? 2023-24 को टारगेट किया गया है, यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, है ना, बीत गया जो वित्तीय वर्ष। तो 2023-24 के अंतिम, यहां पर होना चाहिए अंतिम, अनंतिम हो गया, अंतिम अनुमान। अब ये अंतिम अनुमान क्या होते हैं ये भी समझ लो। अंतिम अनुमान को हम लोग कहते हैं फाइनल एस्टीमेट। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइनल एस्टीमेट। ऐसी ऐसी बातें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी आंखें और आपकी जो नॉलेज है वो इतनी ज्यादा खुल जाएगी कि आपको अपने ऊपर भी एक भरोसा सा कायम हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जब हमारे सामने एक पूरा वर्ष होता है, जब हमारे सामने एक पूरा ईयर होता है, तो हम उसमें कुल 4 बार अनुमान लगाते हैं चीजों का, है ना। जैसे कि 4 बार अनुमान कैसे लगता है? 3-3 महीने का, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कितने महीने का हो गया? 3 महीने का। तो ये होगा हमारा पहला अनुमान। फिर अगले 3 महीने का अनुमान लगाएंगे, फिर अगले 3 महीने का अनुमान लगाएंगे, और फिर अगले 3 महीने का अनुमान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 12 महीने समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमारा आखिरी का 3 महीना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम अनुमान, यानी कि फाइनल एस्टीमेट। डिपेंड करता है दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं बहुत इत्मीनान से बातें कर रहा हूं आज के इस लेक्चर में। तुम प्रीलिम्स जब देने जा रहे हो तो डिपेंड ये करता है कि जब तुम प्रीलिम्स देने जा रहे हो उसके कुछ महीने पहले, कंफर्टेबली मान के चलूं तो 2 से 3 महीने पहले तक कौन से अनुमान सरकार जारी कर चुकी है। अगर सरकार ने ये तीसरा वाला अनुमान जारी किया हुआ है तो तुमको ये पढ़ के जाना है। सरकार ने अगर दूसरा अनुमान जारी कर दिया है, सेकंड एस्टीमेट, तुमको ये पढ़ के जाना है। सरकार ने अगर पहला एस्टीमेट जारी कर दिया है तो तुमको ये पढ़ के जाना है। सरकार ने अगर अंतिम अनुमान यानी कि फाइनल एस्टीमेट जारी कर दिया है तो तुमको ये पढ़ के जाना है। अब आपको यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पर 2023-24 लिखा हुआ है। 2023-24 दोस्तों ऑलरेडी बीत चुका है, और उसको बीते हुए कितना समय हो गया है? 1 अप्रैल से वर्ष शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 7.5 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो 6-7 महीने जब बीत जाते हैं ना,
तो हमारे पास पूरे वर्ष का डेटा ऑलरेडी आ चुका होता है। अब आप कहोगे सर 2024 को शुरू हुए ऑलरेडी कितने महीने हो चुके हैं? 7.5 महीने। 7.5 महीने हो गए हैं, तो 3 महीने ये भी आ गए, 3 महीने ये भी आ गए, तो 6 महीने तो कंफर्टेबली आ गए 7.5 के अंदर। तो मतलब 2024 का हमारे पास फर्स्ट एस्टिमेट यानी कि प्रथम अनुमान, और 2024 का हमारे पास सेकंड एस्टिमेट यानी कि द्वितीय अनुमान आ गया होगा? नहीं आया है। 2024 से संबंधित अभी हमारे पास पूरी तरीके से फर्स्ट वाला एस्टिमेट भी नहीं आया है। सरकार को हमेशा 8 से 10 महीने का समय लगता है, तब जाके वो 8 से 10 महीने पुराने डेटा को ला पाती है पूरा सब कुछ समेट कर। तो अभी चूंकि 2023 बीते हुए 7 महीने हो चुके हैं, तो अब जाकर 2023 तक का लास्ट तक का पूरा डेटा सरकार ने दे दिया है। क्लियर हुई बात? एकदम बारीकी से। ये सब बातें पता है मैं केवल अपने कौन से व्यूअर्स को सुनाना चाह रहा हूं, जिन लोगों को सिर्फ रटना अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को हर चीज की बारीकी जानना पसंद है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, ताकि माइंड में ना एकदम 100% की क्लैरिटी रहे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। कल को तुमसे 4 लोग आके कोई चीज पूछ लें तो तुम्हारे पास ऐसा जवाब हो कि कोई मात ना दे सके तुमको। ठीक है, तो अब यहां पर इसको आराम से देखना कि 2023-24 का कौन सा वाला अनुमान? अंतिम अनुमान। तो जब अंतिम अनुमान आ चुका है तो उससे पहले के तीनों अनुमान क्या हो चुके हैं? आउटडेटेड, और एग्जाम में पिछले 3 अनुमानों को फिर नहीं पूछेगा अगर अंतिम अनुमान आ गया है तो। इतना क्लियर हुआ? तो 2023-24 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि यानी कि एग्रीकल्चर एरिया की जो वृद्धि है वो कितनी रही है? 1.4%। मतलब दोस्तों बहुत कम रहा है। 2023-24 के जो लास्ट वाले आंकड़े थे वो हमको ये बताते हैं कि 23-24 वाले वर्ष में मात्र और मात्र कृषि क्षेत्र के अंदर, एग्रीकल्चर एरिया के अंदर 1.4% की इंक्रीज हुआ है बस, जो कि बहुत कम है। और उन्होंने आगे बोला भी है कि 2023-24 से पहले जो 2022-23 का वर्ष निकल के गया था ना, वहां तो एग्रीकल्चर एरिया में कितनी की इंक्रीमेंट हुआ था? 4.7% की वृद्धि हुई थी। और 2023-24 में तो मात्र कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 1.4% की वृद्धि हुई है। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऊपर वाले प्रश्न में चूंकि आपने पिछले 5 सालों का औसत लिया था, इसीलिए 2023-24 की ये इतनी कम वृद्धि छुप गई थी उसमें। औसत में तो कहीं का ज्यादा कहीं का कम मिक्स होके औसत तो फिर अच्छा ही आ जाता है कि नहीं? तो ये याद रखना 1.4% ये हमारा पूरे 23-24 वाले वर्ष का कृषि क्षेत्र में इंक्रीमेंट को दर्शा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर किस चीज की बात हो रही है? पशुधन। पशुधन को हम लोग क्या कहते हैं? पशुधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइव स्टॉक। पशुधन और मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को हम लोग कहते हैं फिशरीज। तो यहां पर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि फसल उगाने के, जो फसल उगती है वो तो कृषि का खैर एक तरीका है ही, परंतु आज के टाइम पर फसल के अलावा भी पशुपालन करना, जानवरों को पालना, ये भी कृषि के अंडर में आता है। और मछलियां पालना ये भी कृषि के अंडर में आता है। और इनफैक्ट फसल उगाने से ज्यादा प्रॉफिट तो ये दोनों दे रहे हैं आज के वर्तमान में। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 33 था, उसमें मैंने आपको जीवीए के बारे में बताया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि अगर मैं 50 रुपए का ब्रेड खरीद के लाया हूं और मैंने उसमें 100 रुपए का खर्चा करके 150 रुपए का केक बना दिया, तो मेरा जीवीए कितना हुआ? यहां पर 100 हुआ। तो पशुपालन करने से और मछलियां पालने से जो जीवीए हमको देखने को मिला है, जो जीवीए में हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, जो हिस्सेदारी देखने को मिली है, तो वो बताया गया है कि 2014-15 में जो है पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक का जो योगदान था वो 24.38% था, और मत्स्य पालन का जो योगदान था वो 4.44% था। ये कब की कहानी है? 14-15 की। लेकिन 2022-23 तक आते आते जो लाइव स्टॉक है पशुधन, उसका योगदान 24 से बढ़ के कितना हो गया है? 30.23%।
और मत्स्य पालन का योगदान 4.44 से बढ़ के कितना हो गया है 7.25%। और जब आप अपने क्रांति बैच वाले रजिस्टर में नोट्स बनाते हो ना, तो लिखने का तरीका भी वन लाइनर टाइप रखा करो कि 2022-23 में, 2014-15 में लाइव स्टॉक का, पशुधन का योगदान इतना परसेंट था, जो कि इस वर्ष बढ़ के इतना हो गया है। मत्स्य पालन का योगदान 2014-15 में 4.44% था, और अब मत्स्य पालन का योगदान 2022-23 में बढ़ के कहां तक हो गया है 7.25। और देख लीजिए किस वर्ष की बात हो रही है, 22-23। मैंने इसीलिए कहा था 2024, 2023 और 2022 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और इन बातों को देखो मैं कितना रिपीट कर रहा हूं, कितना स्लो स्लो मैं पढ़ा रहा हूं आज के इस लेक्चर में, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तुमको जल्दबाजी है तो तुम कर लो 1.5 या 2x। मैं अपनी तरफ से जल्दबाजी ऐसे टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं करूंगा जहां मुझे हर एक कदम फूंक फूंक के रखना है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं कंप्यूटर की तरह स्क्रीन की रीडिंग कर रहा हूं जैसे बाकी लोग करते हैं, तो वो चीज मैं नहीं कर सकता। वित्तीय वर्ष 22-23 की बात हो रही है यहां पर, 23-24 की बात नहीं हो रही, कान खड़े कर लो, किसकी बात हो रही है 22-23। तो 22-23 में जो मौजूदा कीमतें थीं, 22-23 में जो उस समय जो कीमत चल रही थी, जो प्राइस चल रहा था, उसके अनुसार कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014-15 के 61.7% की तुलना में 55.28% ही रह गई है। मतलब आपको कहानी समझ में आई कि 2022-23 में एग्रीकल्चर ने जो योगदान दिया है, काय में योगदान दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो योगदान दिया है, उसका प्रतिशत कितना आया है, उसका प्रतिशत आया है 55.28%, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर जब 2014-15 चल रहा था, तो उस टाइम पर कृषि ने जो योगदान दिया था, काय में, जीवीए में, वो कितना था मेरे दोस्त 61.75%। तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि जीवीए के अंदर वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही है, वैल्यू जो है कृषि क्षेत्र की गिर गई है 61 से कहां तक 55.28% तक। समझ में आ गई आपको ये चीज? देखो ये थोड़ा बहुत डेटा तो याद रखना पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है, कुल मिला के 20-25 खबर होंगी ऐसी फैक्ट्स वाली, तो बिल्कुल पॉसिबल याद रखा जा सकता है। आप नहीं याद रख सकते, तैयारी छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में, यानी कि कान खड़े कर लीजिए, 2023-24 की बात हो रही है, 22-23 की नहीं हो रही। 2023-24 में वर्तमान कीमत यानी कि करंट प्राइसेस के अनुसार समग्र जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस या टोटल जीवीए में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.7% थी। आप देखिए कृषि क्षेत्र की योगदान कितना डाउन हो रहा है, 61 था 2014-15 के आसपास, फिर 55 पर आ गया, और आप देखिए 2023-24 में तो ये तो खैर टोटल जीवीए की यहां पे बात हो रही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप देखो ऐसे कुछ बन जाएगा ये 2023-24 में एग्रीकल्चर का योगदान, 2023-24 में एग्रीकल्चर का योगदान, काय में योगदान, टोटल जीवीए, और जीवीए आप समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर की वजह से कितना मूल्य ऐड हुआ है, कितनी वैल्यू ऐड हुई है, तो वो मात्र और मात्र दोस्तों कितना परसेंट रहा है 17.7%, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या फिर कहें कि ये इस बात को दर्शा रहा है कि कृषि प्रधान देश जरूर है भारत, परंतु अब कृषि की जगह दूसरे क्षेत्र भी ले रहे हैं, इसीलिए कृषि का जो योगदान है वो हमको कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और ये मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब वृद्धि तो हो रही है, परंतु जो गति है वो क्या हो गई है, वो बहुत धीमी हो गई है, बहुत ज्यादा धीमी हो गई है। तो ये कहानी निकल के आती है।
आप एक चीज में कंफ्यूज मत करना, आप कहो सर जब आप अभी 2022-23 का जब डेटा पढ़ा रहे थे तो वहां पर तो आप 55 पॉइंट कुछ बोल रहे थे, अब अचानक से 17.7 रह गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। 17.7 क्या है, ये बढ़ोतरी होने की गति है, तो गति काफी जो है डाउन हो गई है। ओवरऑल आप निकालोगे तो ओवरऑल कहानी बढ़ तो रही है, परंतु उसकी जो गति है वो डाउन हो गई है। या आप इतना कंफ्यूज होने से पहले सिंपल याद रखो कि अगर क्वेश्चन आ गया कि 2023-24 में एग्रीकल्चर का योगदान टोटल जीवीए में कितना रहा है, तो 17.7% टिक करके आ जाना, इतना तो याद कर सकते हो। 2022-23 का पूछेगा तो 55 पॉइंट कुछ टिक करके आ जाओगे। 14-15 के हिसाब से 61 पॉइंट कुछ के आसपास था, है ना। तो बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अति भी नहीं मचानी है कि भैया एक क्वेश्चन के लिए अपना इतना दिमाग खराब कर लो। जितना बताया जा रहा है जरूरत से बहुत ज्यादा है। वापस से कान खड़े कर लीजिए, 2022-23 की बात हो रही है और 2022-23 का कौन सा अनुमान की बात हो रही है, अंतिम अनुमान। तो अब तो आप बड़े तगड़े मतलब धुरंधर बन गए हैं। फाइनल एस्टीमेट जानते ही हो, साल में टोटल कितने अनुमान आते हैं, 4, और अगर अंतिम अनुमान आ गया तो पिछले के 3 अनुमान कोई काम के नहीं है एक तरीके से। तो 2022-23 के अंतिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब क्या होता है, वो सारा अनाज जो आप खाते हो, अंग्रेजी में कहते हैं फूड ग्रेन्स, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब कुछ क्या है, खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स। तो इनका जो है दोस्तों रिकॉर्ड बन गया है। इनका क्या बन गया है, इनका रिकॉर्ड बन गया है। और रिकॉर्ड कितना बना है, 329.69 मिलियन टन। दोस्तों एक बात नोट बना के मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी अनाज के उत्पादन की बात हो, वापस सुनना, जब भी किसी अनाज के प्रोडक्शन की बात हो, उत्पादन की बात हो, तो ज्यादातर उसकी वैल्यू हमेशा काय में देखने को मिलती है। ज्यादातर उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा मिलियन टन में देखने को मिलती है। तो यहां पर दोस्तों ये टोटल फूड ग्रेन है, कुछ भी इधर उधर कांटा छाटा नहीं है, गेहूं का इतना, चावल का, तो सब सारे खाद्यान्न, सारा फूड ग्रेन्स मिला के इंडिया ने एकदम रिकॉर्ड तोड़ एक लक्ष्य हासिल किया है जो आज तक नहीं किया था। और वो कितना था, 329.69 मिलियन टन। और ये कब है, ये 2022-23 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। किसके अनुसार है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार। और अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर 2022-23 का, आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा है तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो। 2022-23 का, 2022-23 के अंतिम आंकड़े, अंतिम आंकड़े को मैं फाइनल एस्टीमेट लिख सकता हूं दोस्तों, अंतिम आंकड़े को फाइनल एस्टीमेट लिख सकता हूं। तो अंतिम आंकड़े के अनुसार जो कुल खाद्यान्न है, जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ईयर एंड में देश का कुल खाद्यान्न ही नहीं पता तो क्या पता है, टोटल फूड ग्रेन कितना बताया, 329.69 मिलियन टन, 329.69 मिलियन टन। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, तो आपके दिमाग में ये भी तो प्रश्न आ रहा होगा ना, सर 22-23 को खत्म हुए तो समय हो गया, 2023-24 भी खत्म हो चुका, उसको भी 6-7 महीने बीत चुके, तो उसका डेटा भी आ गया होगा। आ गया ना साहब, डेटा आ गया, और मैं आपको आगे वो पढ़ाने भी वाला हूं। लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक यहां पर आपकी दिल की तसल्ली के लिए आपको बता भी देता हूं, 2023-24, अब 2024-25 का एस्टीमेट मत मांग लेना, वो आया ही नहीं है अभी। तो 2023-24 के, और प्रीलिम्स में भी नहीं पूछेगा 2024-25 वाला, तो 2023-24 के फाइनल एस्टीमेट के अनुसार, अंतिम अनुमान के अनुसार, जो कुल खाद्यान्न की संख्या रही है ना दोस्तों, कुल खाद्यान्न की, जो कुल खाद्यान्न की संख्या रही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे आपको आगे पढ़ाना है, तो नोट्स में आगे आ जाएगा अगले लेक्चर में। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो है 333 पॉइंट कुछ मिलियन टन है, इतना आंकड़ा है। ये 329.69 था 2022-23 के लास्ट में, और एक वर्ष के अंदर ये 29 की संख्या आप देखो बढ़ के कहां तक आ गई है, 33 तक आ गई है। ओके, लो दोस्तों मैंने आपको एग्जैक्ट वाला ही बता देता हूं, 333
2.298 ये है एग्जैक्ट। आप देखो 2022-23 के अंत में आंकड़ा कहां था, 329.69 मिलियन टन। और जब भी उत्पादन का बताना है, प्रोडक्शन के बारे में, हमेशा क्या इकाई यूज करनी है, ज्यादातर मिलियन टन। और आप देखें 29 की जगह क्या हो चुका है, 32 हो चुका है, और पॉइंट के बाद 29 हो चुका है। वो कभी भी ऐसा उटपटांग क्वेश्चन नहीं देगा कि सारे ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, बस पॉइंट के बाद की संख्या अलग है, ऐसा कभी नहीं आता। अगर एक जगह वो 330 देगा तो दूसरी जगह वो 332 देगा, तो आप आराम से पहचान लोगे। ये है 2022-23 के लास्ट में, ये है 2023-24 के लास्ट में, और 2024-25 चूंकि अभी खत्म हुआ नहीं है, और जब आपका प्रीलिम्स होगा फरवरी में तब भी वो खत्म नहीं हुआ होगा, तो 2024-25 का तो डेटा पूछेगा ही नहीं। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, काम खत्म। ठीक है। और ये वाला जो आपको डेटा दिख रहा है ना, ये लेटेस्ट आया है बिल्कुल, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ये डेटा, क्योंकि इसको ढूंढना पड़ेगा। कहां पर, वो मैंने आपको कृषि और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट दिखाई थी शुरू में, वहां से उनके वो स्टैटिस्टिक्स में जाके पीडीएफ के अंदर से नीचे जाके डेटा देखने को मिलता है। तो वहां से मैं ऑलरेडी आपके लिए निकाल के ला चुका हूं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सारा माल एक ही जगह मिलना है। ठीक है, बढ़े साहब आगे। अच्छा, लेकिन ये यहां पर एक चीज हमारी रह गई थी कि 2022-23 के अंत में ये था, और ये 2021-22 की तुलना में इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 14.07 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 14.07 मिलियन टन की। और अगर आप 23-24 को 22-23 से कंपेयर करोगे तो भी तो निकाल लोगे ना, ये कितना था, 332.29, और ये कितना है 2022 वाला, 329.69। तो यहां पर भी आप बढ़ोतरी तो निकाल ही सकते हो। ये 2023 के एंड में है, ये 2022 के एंड में है, तो यहां पर आप निकालोगे 9 में से 9 गया 0, 12 में से 6 गए 6 आ गया, यहाँ पर कितना बच गया 11, 11 में से 9 गए, यहाँ पर कितना बच गया 2, यहाँ पर 2 में से 2 गए, कितना बच गया यहाँ पर 0। इस तरीके से आपका काम निकल जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने कुछ आंकड़ों में गड़बड़ तो नहीं कर दी, जहां तक मुझे लग रहा नहीं करी, 2.60 के आसपास जो है 2.60 मिलियन टन की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। कभी कभार बोर्ड के इतना करीब खड़े होते हैं ना, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी ना जाने पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है सही है। अगर गलत हो तो भैया सुधार कर लेना इसमें क्योंकि मैं YouTube का जो लेक्चर है ना, सबसे दिन के सबसे लास्ट में जो है रिकॉर्ड करता हूँ, तो तब तक ऑलरेडी इतनी कैलकुलेशन हो चुकी होती है पूरे दिन। और अभी वर्तमान में जब ये मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिलहाल जो ऑफलाइन है और जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें जो अपना नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला, सांख्यिकी मेंस में, वो चल रहा है, और उससे पहले गणित पढ़ाया है। तो पूरा वो कहानी एकदम अंक और संख्याओं की ही, उससे से अभी भारी नहीं आ रहे हैं, वही समय चल रहा है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन आपको काय पे फोकस करने के लिए कह रहा है, कान खड़े कर लो साहब, काय पे 22-23। तो 22-23 के दौरान जो खाद्यान्न उत्पादन था, खाद्यान्न उत्पादन मतलब क्या हो गया, फूड ग्रेन्स, अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, 329.69 मिलियन टन। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 2022-23 के दौरान जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 30.87 मिलियन टन अधिक रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि 2017 से 2021, 2017, 18, 19, 20 और 21, तो 5 वर्ष हो गए, ये 5 वर्ष हो गए। तो इन 5 वर्ष का जो एवरेज था ना, इन 5 वर्ष का औसत, इन 5 वर्ष का जो एवरेज था, जो औसत था, किस चीज का औसत था, खाद्यान्न का औसत था। उससे भी ज्यादा आया है कौन, उससे भी ज्यादा आया है 2022-23 का टोटल फूड ग्रेन्स। और कितना ज्यादा आया है, 30.87 मिलियन टन। मतलब अगर तुम 329.69 मिलियन टन में से
30.87 मिलियन टन घटा दोगे, मतलब लगभग 299 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 299 मिलियन टन ये इस दौरान 5 वर्षों का औसत रहा था। लेकिन औसत कितना रहा 5 वर्षों का? 299 मिलियन टन। लेकिन उससे भी 30 मिलियन टन ज्यादा कब परिणाम आया? 2022-23 के अंत में, जो कि दोस्तों बहुत सही परफॉर्मेंस हुई है 2022-23 में, अगर हम खाद्यान्न के नजरिए से, फूड ग्रेन्स के नजरिए से हम बात करें तो। उसके बाद दोस्तों वापस से अपने कान सतर्क करें, 2022-23 की बात हो रही है। 2022-23 के दौरान चावल का जो कुल उत्पादन था, उसने एक रिकॉर्ड सेट किया था दोस्तों। चावल का कुल उत्पादन और कितना था? 135.75 मिलियन टन। आप सोचो ना कि टोटल सब कुछ मिला के कितना था? 329.69 मिलियन टन। उसमें से 135.75 मिलियन टन तो केवल चावल ही चावल का है, और ये चावल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन था, रिकॉर्ड नया सेट हो गया था। तो ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये इनका तो चावल, गेहूं और आपका मोटा अनाज जिसे श्री अन्न कहा जाता है, ये सब तो ये अब पता होना जरूरी है। और ये जो है चावल का, अगर हम पिछले वर्ष की तुलना से इसको जो है हम अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये 6.28 मिलियन टन ज्यादा है, ठीक है। और आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, अंतिम अनुमान 22-23, तो ये समझ लेना, ये जो अंतिम अनुमान 22-23 की बात हो रही है, ये इस वाले आंकड़े की बात हो रही है, क्योंकि शुरू में उन्होंने लिखा नहीं है ना कि ये जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो 2022-23 का कौन सा अनुमान है, पहला, दूसरा, तीसरा या लास्ट वाला। तो उन्होंने लास्ट में यहां पर बताया हुआ है कि ये जो तुम 135.75 मिलियन टन देख रहे हो, ये 2022-23 के अंत का जो आंकड़ा है वो है, और ये 2021-22 की तुलना में 6.28 मिलियन टन क्या था? ज्यादा था। ये सारा, ये पूरा जो मैं आज का लेक्चर बता रहा हूं ना, ये मुश्किल से रजिस्टर में आपके 2 पेज में समेट में आ जाएगा, लाइन बाय लाइन, और इतना इजी हो जाएगा दोस्तों लास्ट में पढ़ने के लिए। मुझे अभी भले ही यहां पर मेहनत करनी पड़ रही है बार बार, लेकिन आपके लिए काम एकदम निचोड़ के खत्म हो जाएगा। देश में गेहूं का उत्पादन, चावल पढ़ के आ गए आप, चावल पढ़ के आ गए, और चावल आपने किस के अनुसार देखा था? 22-23 का जो फाइनल एस्टिमेट था, अंतिम अनुमान, उसके अनुसार देखा था, वो 135 पॉइंट कुछ था। लेकिन गेहूं देखो, गेहूं मात्र कितना है? 110.55 मिलियन। मतलब कम से कम यहां से इतना तो आप बड़ा क्लियरली जो है बता सकते हो कि गेहूं ज्यादा हुआ या चावल ज्यादा हुआ, बता सकते हो कि नहीं? चावल ज्यादा हुआ, ठीक है। वो 135 था और ये कितना है? 110। परंतु पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2021-22 वर्ष की तुलना में ये भी ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है? 2.81 मिलियन टन। लेकिन जब चावल देखा था तो चावल में 6 पॉइंट कुछ मिलियन टन की वृद्धि आई थी। तो चावल की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, गेहूं की उतनी नहीं बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, श्री अन्न आ गया। अरे भैया, श्री अन्न को कितना प्रचार कर रही है सरकार, कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मोटा अनाज होता है, ठीक है ना, कोदो कुटकी, मध्य प्रदेश में चलता है ना, कोदो कुटकी हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या है? ये आपका मोटा अनाज होता है। तो श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज, जिसे पोषक अनाज भी कहते हैं। तो अगर मैं 2022-23 का अंतिम अनुमान देखूं, फाइनल एस्टीमेट, अगर मैं 2022-23 का अंतिम अनुमान देखूं, फाइनल एस्टीमेट देखूं, तो जो श्री अन्न है, श्री अन्न का जो टोटल उत्पादन रहा है वो 57.32 मिलियन टन रहा है। गेहूं और चावल की तुलना में लाजमी सी बात है कम है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा नहीं खाते हैं। तो ये लगभग 57 मिलियन टन हो गया, गेहूं 110 मिलियन टन हो गया, और चावल 135 मिलियन टन हो गया। इतना आप सभी को क्लियर है ना। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर आप हमको ये तो बता दो कि 2022-23 के अंतिम आंकड़े के अनुसार ये है, आपने 2022-23 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गेहूं, चावल, मोटा अनाज तीनों बता दिया, लेकिन 2023-24 का जो अंतिम आंकड़ा है क्या वो नहीं आया है? वो अगले लेक्चर में आएगा, टेबल सहित आएगा। साहब क्यों टेंशन ले रहे हो? टेबल सहित दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले 2023-24 का जो
अंतिम आंकड़ा था टोटल सारे अनाजों का मिला के 332.29, वो मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर रेफरेंस। लेकिन अभी आगे आएगा, मजा आएगा, पूरी टेबल के साथ आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है 22-23 वाले डेटा को हल्के में मत लेना, नहीं तो बैंड बच जाएगी आपकी, बहुत जरूरी है। वर्ष 2022-23 के दौरान जो कुल दलहन था, दलहन समझते हो, दाल, चना, पल्सेस जिसे हम कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना मिलियन टन था? 26.06 मिलियन टन था, और ये भी अंतिम आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। और ये 2021-22 की तुलना में इसमें कितने की वृद्धि आई है? तो 21-22 की तुलना में देखो, 21-22 में कितना था? अच्छा नहीं, ये बता रहा है कि 2022-23 से पहले जो पिछले 5 वर्ष रहे हैं, उन 5 वर्षों का जो औसत था वो कितना था? 24.66। तो पिछले 5 वर्षों के औसत को 2022-23 ने अकेले दलहन के मामले में मात दे दी है। ये पिछले 5 वर्षों का औसत था 2022 से पहले, और 2022 में ये कितना हो गया? 26। तो आप देख सकते हो कितने की वृद्धि आई है, 1.4 मिलियन टन। तो एक बात आपने यहां पर दोस्तों समझने की कोशिश करी होगी कि कभी कभी वो क्या कर रहा है कि 2022-23 को वो किससे कंपेयर कर रहा है? 2021-22, यानी कि जस्ट पिछले वाला। और कभी कभार वो 2022-23 को किससे कंपेयर कर रहा है? पिछले 5 वर्ष, यानी कि 2017 से 2021 के औसत वाले डेटा से। तो ऐसा होता है, जहां जहां हो रहा है वहां वहां पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां जो तरीका ज्यादा पूछने की संभावना होती है, क्वेश्चन आपके लिए वैसे ही बना के हम लाते हैं। वापस से वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन, तिलहन मतलब ऑयल सीड्स, ऐसे बीज जहां से तेल निकल रहा है, तो कुल तिलहन, सरसों वगैरह जैसा हो गया ना, तो कुल तिलहन कितना रहा था? 41.35 मिलियन टन रहा। कितना रहा? 41.35 मिलियन टन रहा। ठीक है, इसको फिलहाल इतना याद रख लो। और क्लियरली बोला हुआ है कि पिछला वर्ष, देखो यहां पर डायरेक्टली पिछले वर्ष से कंपेयर कर रहा है, 2021-22 से कंपेयर कर रहा है। तो 2021-22 की तुलना में ये जो डेटा है वो ज्यादा है। और कितने से ज्यादा है? 3.39 मिलियन टन से ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे हमको क्या देखने को मिलता है। वापस से 2022-23 के दौरान देश में जो गन्ने का उत्पादन था, गन्ना मतलब क्या हो गया? शुगर केन हो गया, इतना आप सभी जानते हो, है ना। गन्ने का जो उत्पादन था, तो गन्ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी लेक्चर में आपको आगे पता चल जाएगा। एक काम करता हूं, अभी बता देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी भारत की सरकार टोटल कितनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जानते हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम मूल्य की गारंटी, एमएसपी सुना होगा। तो भारत सरकार टोटल 22 फसल पर एमएसपी देती है। और 22 फसल के साथ साथ जो गन्ना होता है ना, गन्ने पर अलग से देती है, समझे। 22 प्लस गन्ना, तो गन्ने की इतनी अहमियत है एग्जाम से। और अगर कैसे कायदे से, तो 22 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है, और गन्ने पर एमएसपी नहीं देते, गन्ने पर देते हैं क्या होता है वो, एफआरपी देते हैं शायद, फेयर प्राइस है ना, फेयर प्राइस है ना, उचित और लाभकारी, फेयर, एफपीआर कहते हैं उसको, कि फेयर रेट भी होता है, फेयर एंड प्रॉफिटेबल रेट कह सकते हैं, फेयर एंड प्रॉफिटेबल रेम्यूनरेशन होता है। तो एफपीआर मतलब क्या होता है कि जैसे कि तुमने गन्ना उगाया है, तो हम तुम्हें गन्ने के ऊपर कोई मिनिमम प्राइस की गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि तुमने जिस प्रकार का गन्ना उगाया है और उस गन्ने से जितनी ज्यादा चीनी बन पाएगी, हम तुम्हें उसके अनुसार एकदम उचित और लाभदायक, यानी कि फेयर एंड प्रॉफिटेबल रेट तुमको हम दिलवाएंगे। समझ में आ गई बात। तो गन्ने पर चल रहा है यहां पर एफपीआर, और बाकी की 22 फसलों पे यहां पर क्या चलता है? एमएसपी चलता है दोस्तों।
FPR नहीं होता, ये FRP होता है, FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है, तो गन्ने पर FRP देते हैं और बाकी 22 फसलों पर MSP देते हैं। गन्ने का महत्व पता चल रहा है आपको इस प्रश्न से, ठीक है ना साहब, हल्के मत लेना। तो गन्ने का उत्पादन कितना रहा? गन्ने ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए भैया उत्पादन के। यहां पर कितना मुझे लगता है कि यहां पर इसमें कुछ तो घपला है, यहां पर कुछ मिसप्रिंट है। 490.53 मिलियन टन, ये देखना पड़ेगा मुझे, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। गन्ने का 490.53 मिलियन टन, क्योंकि अगर ये देखें तो ये तो हमारा जो 332.29 मिलियन टन का जो कुल खाद्यान्न था फूड ग्रेन्स, उससे भी दोस्तों जो है ये कहीं ज़्यादा है। तो एक बार देख लेता हूँ मैं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, गलत चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट है। यानी कि जो टोटल हमारे जो खाद्यान्न होते हैं फूड ग्रेन्स, उनसे भी कहीं ज़्यादा गन्ना होता है, मतलब उसकी शुगर की खपत तो हर चीज़ में है ना यार। और गन्ने का साइज, आकार, वजन वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल सही आंकड़ा है, 490.53 मिलियन टन। आप सोचो अगर कोई MCQ बन गया और MCQ में ये कहा गया, और वो कूट वाला प्रश्न बन गया, कोड वाला, कि इनको बढ़ते से घटते क्रम में उत्पादन के मामले में लगाइए। अब उसमें मान के चलो कुल खाद्यान्न लिखा हुआ है फूड ग्रेन्स, और एक तरफ गन्ना लिखा हुआ, तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि भैया गन्ना तो कम ही होगा, जो कुल फूड ग्रेन्स है वो ज़्यादा होगा। परंतु आप देखो अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन के मामले में फिलहाल देखो तो कौन सा दिख रहा है अपने को, जितना भी अपने ने पढ़ा है, गन्ना दिख रहा है। तो ये याद रखना साहब, है ना, 490.53 मिलियन टन। अब देखो आपको ना, अब ये लेक्चर सुनने से एक फायदा हो गया होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, हर चीज कंपेयर करके समझ पा रहे हो आप ये कितना क्या खेल हो रहा है ना। अच्छा, और ये जो पिछले साल की तुलना में कितने मिलियन टन ज्यादा रहा है? पिछले साल की तुलना में ये 51.11 मिलियन टन जो है ज्यादा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े तो आगे देखें, कपास का उत्पादन कितना रहा है 22-23 के अंत में? तो 33.66 मिलियन गांठें। दोस्तों ये वजन नहीं है, ये वेट नहीं है, ये वेट नहीं है, ये क्या है? गांठें। गांठें मतलब गठरी, एक गठरी सी बांध देते हैं पूरी, किसकी? रुई की। गांठें को अंग्रेजी में कहते हैं कॉटन बेल। क्या कहते हैं? कॉटन बेल। तो एक पूरी गठरी सी बांध देते हैं रुई की, ऐसे पूरी बड़ी, तो उसको कपास की एक गांठ कहते हैं। वैसे तो जो हमारे यहाँ जो कॉटन डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया भी हुआ है कि एक जो कपास की गांठ होती है उसमें लगभग 180 किलो का वजन होता है, ऐसा जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, आप लोग और क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो ये संख्या बताई हुई है कि 33.66 मिलियन गांठें। हाँ देखो आगे लिखा तो हुआ है, सही 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 यार, मिल तो गया, मैं फालतू क्यों उतना दिमाग लगा रहा हूँ। 180 नहीं, प्रति गांठ का वजन भी दे रखा है। प्रति गांठ का वजन कितना है? 170 kg। चलो भैया यहीं पे क्लियर हो गया, है ना। और जो पटसन एवं मेस्ता का जो उत्पादन है वो कितना बताया है? 9 पॉइंट। ये तो उतना नहीं पूछेगा, कपास का डेफिनेटली ये पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये पटसन का और मेस्ता का ये भी गांठों में ही निकलता है दोस्तों, इसका भी आंकड़ा वजन में नहीं है। तो पटसन एवं मेस्ता का कितनी गांठें बनाई हैं? 9.39 मिलियन गांठ यहाँ पर। अच्छा, इसकी मेस्ता की गांठ में 180 किलोग्राम रहता है, मतलब पढ़ा तो हुआ है पुराना, लेकिन कभी कभी मिस आउट हो जाता है, तो इसको आप याद रखना, गांठों की संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला आ गया कि टोटल 22 फसलों पे MSP दे रखा है सरकार ने, और गन्ने पर सरकार ने क्या दे रखा है? गन्ने पर सरकार ने FRP यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, लाभ का उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है, ये गन्ने पर देती है FRP। अच्छा, और देखें दोस्तों, उसके बाद यहां पर एक चीज और देखने वाली है
कि जो दलहन होते हैं ना, दलहन यानी कि पल्सेस, तो दलहन का नेशनल बफर स्टॉक, क्या क्या बोला, घबराना मत, क्या बोला, नेशनल बफर स्टॉक, क्या बोल दिया हमने दोस्तों यहां पर, नेशनल बफर स्टॉक। नेशनल बफर स्टॉक क्या होता है कि देश में कभी दलहनों की, पल्सेस की कमी ना पड़ जाए, इसीलिए सरकार गोडाउन में स्टॉक बना के रखती है। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक बना के रखना है तो सरकार को खरीदना भी पड़ता है, और सरकार को बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदना भी पड़ेगा किसानों से, तभी तो भैया आप स्टॉक बना के रख पाओगे। और अगर सरकार किसानों से खरीदना चाहती है तो उसके लिए किसानों को उगाना पड़ेगा, और किसान अगर वो उगाएंगे तो किसानों को उगाने के बदले में उसको, किसान को कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, सरकार ने कहा कि भैया हमको अपने दालों का, पल्सेस का स्टॉक भरना है, इसके लिए हम चाहेंगे कि किसान ज़्यादा दालें उगाएं, और इसीलिए हम किसानों को दलहन की खरीद पर, यानी कि दाल, पल्सेस की खरीद पर क्या ऑफर कर रहे हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑफर कर रहे हैं। और इस चीज की शुरुआत कब हुई थी, 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा कि जो दलहन की कैटेगरी है, पल्सेस की कैटेगरी, उस पर सरकार ने एमएसपी देना कब से शुरू किया था, तो वो शुरू किया था 2015 से। कारण आपको बता दिया है, रटना मत, क्योंकि सरकार को अपना स्टॉक भरना था दालों का, और अगर सरकार अपना स्टॉक भरना चाहती है तो किसानों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि तुम दाल ज्यादा उगाओ। और किसानों को मोटिवेट करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि आप उनको उनकी पैदावार पर क्या दे दो, एमएसपी दे दो, एक न्यूनतम प्राइस की गारंटी दे दो। ठीक है साहब, चलो और देखते हैं। प्रश्नों की संख्या अभी कोई समाप्त होने की कगार पर नहीं, मैं समझता हूं ये आखिरी रहेगा आज का। हमारे देश में मोटा अनाज खरीदने की जो जिम्मेदारी दे रखी है, मोटा अनाज जैसे हम श्री अन्न कहते हैं, तो मोटा अनाज खरीदने की जिम्मेदारी किसको दे रखी है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन यहां कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कपास खरीदने की जिम्मेदारी हमारे देश में किसको दे रखी है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो सिंपल है, ये रहा यहां पर। उसके बाद जो खोपरा होता है, खोपरा मतलब सूखा नारियल, जो जैसे आप कहते हो ना, जैसे घिस के आप सब्जी वब्जी में भी डाल लेते हो, तो जो खोपरा खरीदने की जो जिम्मेदारी है वो किसे दी हुई है। वैसे तो सरकार पीएम आशा योजना के तहत खरीद लेती है, लेकिन हमारे देश में खोपरा को खरीदने की जिम्मेदारी एक संस्थान है जिसे दे रखी है, जिसका नाम होता है नाफेद। क्या नाम होता है जिसका, नाफेद, याद रखना नाफेद। और नाफेद का फुल फॉर्म, ये क्या खरीद रहा है, खोपरा, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तो कभी अगर ऊटपटांग प्रश्न आ गया तो फंसेगा, तो यहां पर फंस जाएगा मामला। ठीक है साहब, अच्छा, तो इसके साथ दोस्तों आज के जो समाचार हैं वो समाप्त होते हैं। और बहुत समय दिया है मैंने आज, बहुत बारीकी से हर एक चीज धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझाई है, तो कृपया करके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको कंप्लीट क्रांति बैच के। और आज के इस लेक्चर के नोट्स अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में क्रिस्प, बिना कोई डिटेल मिस करे भी बनाओगे तो मुश्किल से 2 पेज भरेंगे, हो सकता है 1 से 1.5 पेज के अंदर बड़ा जो A4 साइज का पेज होता है उसमें समेट में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा कल एक और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। धन्यवाद।